हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग का जो प्रीवियस लेक्चर था वो बेसिक इंट्रोडक्शन पे था, जिसमें मैंने बताया था कि ओरिजिन ऑफ साइंस के बारे में और साइंस की डेफिनेशन के बारे में और साइंस की ब्रांचेस के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या तो आप जाके हमारी पुरानी वीडियो पे देख लीजिएगा। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है, वो है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच यूज इन साइंस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में हम लोग जानेंगे जो साइंस में यूज होते हैं। ठीक है, जिसके बिना मतलब आगे साइंस पढ़ना थोड़ा सा हम लोग के लिए मतलब अच्छा नहीं होगा। अगर अभी हम लोग अच्छे से जान लेंगे ना तो बाद में सब कुछ सही होगा। तो पहला जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, अधिकतर सब लोग यूज करते हैं, वो पहला टर्म है मैटर या कह दो सब्सटेंस। उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पदार्थ या द्रव। ठीक है, सब लोग यूज करते हैं भाई ये पदार्थ द्रव के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि इसे हम लोग कहते क्या हैं, पदार्थ या द्रव को। ठीक है, तो सब्सटेंस या मैटर हम हर उस चीज को कहते हैं, हर उस चीज जो स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो। स्थान घेरना का मतलब कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड करती हो। स्थान घेरने के बाद उसका कुछ एरिया होता हो। ठीक है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, उसका कुछ वॉल्यूम होता हो। वॉल्यूम का मतलब आयतन। ठीक है, उसके पास कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मास। ठीक है, द्रव्यमान। उसके पास कुछ वेट हो। वेट मतलब हम लोग बोलते हैं भार। ठीक है, और एटसेट्रा जो भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम लोग मैटर या सब्सटेंस या हिंदी में कह लो पदार्थ या द्रव, हम लोग उसको कहते हैं जो स्थान घेरती हो, जो कुछ जिसका कुछ एरिया हो, जिसका कुछ आयतन हो। मतलब ऐसा नहीं कि एरिया भी हो आयतन भी हो, जिसका मतलब या तो एरिया हो या तो आयतन, मतलब दोनों में से कुछ भी हो। उसके पास कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। ठीक है, और उसके पास वेट होना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हमने ये मार्कर ले लिया एग्जांपल में, तो ये मार्कर क्या हम लोग इसको सब्सटेंस कहेंगे। देखिए हम लोगों ने जब इस मार्कर को जब इस व्हाइट बोर्ड पे रखा, तो देखिए व्हाइट बोर्ड का इतना रीजन इस मार्कर ने घेर लिया था। घेर लिया था कि नहीं घेर लिया था, देखिए इतना रीजन इसने घेर लिया था। अब पहले देखो इस जगह पे हवा थी, जब हम लोगों ने इस जगह पे मार्कर रखा तो इस जगह पे हवा हट गई, इतना एरिया मार्कर ने घेर लिया। तो इस मार्कर ने पहली जो बात थी उसको पूरी कर दी, भैया इसने हाँ स्थान घेर लिया, पहली बात इसने पूरी कर दी। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं कि एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, अभी क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि घेरा गया स्थान। ठीक है, घेरा गया स्थान, और घेरा गया स्थान पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा साइंटिफिक डेफिनेशन है। 2D ऑब्जेक्ट के द्वारा घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान। ठीक है, अभी जल्दी से समझ लीजिए, किसी दिन अगले लेक्चर में समझा देंगे 2D ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। 2D ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक तल में बस समा जाए, मतलब बाहर ना निकला। जैसे ये ब्लैक बोर्ड अपना, ये व्हाइट बोर्ड अपना एक तल है। ठीक है, और इसमें जैसे हम लोगों ने आयत बनाया। ठीक है, अब आयत से इस ब्लैक बोर्ड में समा गया। देखिए इस आयत में कुछ भाग व्हाइट बोर्ड के बाहर निकला नहीं निकला ना। ठीक है, और आयतन एक सेकंड में समझ में आ जाएगा आप लोग को, जरा आप लोग नोट करिए। इस आयतन हम लोग किसको कहते हैं, 3D ऑब्जेक्ट के द्वारा घेरा गया स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने बताया कि कोई भी चीज जो सिर्फ एक तल पे रहे, एक तल के बाद वो खत्म हो जाए, मतलब देखिए एक तल पे ही खत्म होगी। ठीक है, अब इसी जगह पे हम इस मार्कर को रखते हैं। देखिए मार्कर एकदम सिलेंडर के आकार का है। ठीक है, इसको हम लोगों ने ऐसे रखा है। देखिए इसका जो पीछे वाला सिरा था जो इस पे रखा हुआ था, उसने सिर्फ इस वाले तल को घेरा, बाकी सारा देखिए बाहर निकला है बोर्ड के, बाकी सारा देखिए इस बोर्ड के बाहर निकला है ना। तो इस चीज ये जो होती है ये 3D ऑब्जेक्ट है, और जो आयत देखिए इसका बोर्ड के बाहर नहीं निकला है, तो ये 2D ऑब्जेक्ट है। तो 2D ऑब्जेक्ट का हम लोग एरिया निकालते हैं, और 3D ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे। किसी दिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लोग दूसरे लेक्चर में समझा देंगे 2D और 3D ऑब्जेक्ट के बारे में।
तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखा था, ठीक है। तो इसके पास आपने देखा एरिया तो है नहीं, ठीक है। एरिया कहेंगे तो सिर्फ हाँ इसका जो पिछला वाला भाग है, एक ही सरफेस को हम लोग एरिया कह सकते हैं, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे बाहर वाला, लेकिन ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसके पास क्या होगा, आयतन। तो मैंने कहा था या तो एरिया हो या तो आयतन होते, देखिए ये वाली रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मास, तो मास का मतलब होता है क्या, ठीक है। तो जल्दी से इसकी भी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। पदार्थ में उपस्थित कणों के परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड को हम द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग समझते हैं जल्दी से। लिखा है पदार्थ में उपस्थित कणों के परिमाण को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस मतलब ब्रह्मांड में, ठीक है, कोई भी चीज़ हो वो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जैसे एग्जांपल हम लोग खुद को लेते हैं, हम लोग भी एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एक कोशिका से मिलकर हम लोग बने होते हैं। एक कोशिका जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक कोशिका ही होती है, वो कोशिका विभाजित होकर हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं। तो सेम टू सेम जैसे हमने इस एग्जांपल लिया था, इस 3D ऑब्जेक्ट का, इस सिलेंडर का एग्जांपल लिया था, तो इसमें छोटे छोटे कण से ही जो प्लास्टिक का बना है ना, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब उस छोटे छोटे कणों का अगर हम लोग परिमाण दें तो उसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। आप बस ये समझ जाइए कि जिसमें सब में छोटे छोटे कण होते हैं ना, इसलिए सबके पास मास होता है। बस आप बस ये समझ जाइए कि जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं ना, उसके पास मास होता है। तो इसमें भी छोटे छोटे कण हैं, उसके पास मास होता है। बाद में किसी दिन और अच्छे से समझा देंगे जब आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। सारी चीजें अलग से बता देंगे जितनी भी इसकी डेफिनेशन है। तो पदार्थ में उपस्थित कणों के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, अंग्रेजी में मास कहते हैं। तो इसके पास भी वो है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज है वेट। अच्छा, ये वेट का मतलब क्या होता है? इस वेट का मतलब होता है पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को खींचती, वस्तु का मतलब पदार्थ ही होता है, खींचती है, उसे हम भार कहते हैं, ठीक है। वेट का मतलब होता है कि पृथ्वी जिस बल द्वारा हम लोग नीचे खींच रहे, देखिए अभी हम लोग पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी हम लोग जिस बल द्वारा नीचे खींचती है ना, उसी को हम लोग भार कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वेटिंग मशीन होती है और इस पे खड़े होकर हम लोग अपना वेट तौलाते हैं। तो हम जब लोग इसके ऊपर खड़े होते हैं तो जो पृथ्वी होती है वो हम लोग को अपनी तरफ नीचे खींच रही होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी जब आप लोग हायर क्लासों में जाएंगे तो वहाँ पे आप न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम पढ़ेंगे। तो हम जिस वस्तु पर जितना फोर्स लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना फोर्स लगाती है। तो जब हम लोग को पृथ्वी जिस फोर्स से नीचे खींचती है, वही जो तराजू होता है ना, वो फोर्स ऊपर लगा देता है, वो बता देता है कि भैया हम लोग इतने किलो के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सारी चीजें समझ चुके होंगे, तो इसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा ना। तो ये स्थान भी घेरता है, इसके पास वॉल्यूम भी है, इसके पास मास भी है, इसके पास वेट भी है और बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीजें मैंने बता दी, तो इसका मतलब हाँ ये मैटर है। तो अब आप समझ चुके होंगे, आप जो भी चीज देखते हैं वो सारी मैटर है। मैटर मतलब पदार्थ, द्रव्य या वस्तु। अब जो हम लोग ये दूसरी बात है वो थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं कि फेजेस ऑफ मैटर, अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाओं का मतलब क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि जैसे मेरा नाम उत्कर्ष है, ठीक है। मेरा छोटे पर भी नाम उत्कर्ष है, अभी भी मेरा नाम उत्कर्ष है और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मेरा नाम उत्कर्ष रहेगा, ठीक है। तो मेरे हर बार मैं उत्कर्ष ही था, लेकिन मेरे हर बार रूप चेंज हो रहे। मैं छोटा था, फिर बड़ा हुआ, ठीक है। अवस्था चेंज होती जा रही, फेज चेंज होती जा रही, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी तरह ये मैटर की 3 अवस्था होती है, ठीक है। मैटर की भी 3 अवस्था होती है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। जैसे आप लोग वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाटर ये पानी है, गिलास समझ लीजिए, ये गिलास है, इसके अंदर पानी भरा है, ठीक है। तो इस पानी भरा है, ठीक है। तो इस पानी की भी 3 अवस्था है। ये लिक्विड फेज में भी, लिक्विड फेज में तो होता ही है, ठीक है, लिक्विड फेज में भी होता है। और टेम्परेचर कम कर देते हैं तो ये सॉलिड फेज में हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये गैस बन जाता है, भाप बन जाता है, ठीक है। तो है ये पानी, लेकिन देखिए इसकी 3 अवस्था हो गई। जैसे हम लोग के खुद से एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे, इसकी 3 अवस्था हो गई, ठीक है। तो वैसे भी पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और जो अभी करंट में जो नई अभी हम लोग को पता चली करंट में, ठीक है, तो वो कौन कौन सी यहाँ पे बस आप लोग लिख लीजिए, उसमें ज़्यादा माथापच्ची ना कीजिएगा, बस आप लोग अभी लिख लीजिए, जब हायर क्लास में जाएंगे पढ़ेंगे। तो जो चौथी अवस्था है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। और जो 5वीं अवस्था है उसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन,
सेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, छठवीं अवस्था पर भी रिसर्च चल रहा है जिसको हम लोग आर्हेनियस बोलते हैं, लेकिन अभी उसको मान्यता नहीं प्राप्त हुई। अभी ये प्लाज्मा है, ठीक है, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है।